कल आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू का वीडियो है। आपका टारगेट 20 में से 20 एमसीक्यू सही करने का होना चाहिए, ठीक है। और 10 नंबर मैप वाले क्वेश्चनों को भी आपको क्या करना है, सही करना है। पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। हाँ, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। आप हमको ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, किसका नारा है? तो बेटा बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। अब मैं महात्मा गांधी जी से जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो बताता हूँ। 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1917 में चंपारण में किसानों का साथ दिया था, तिनकटिया प्रथा को समाप्त किया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, ठीक बेटा। 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इतने पॉइंट गांधी जी से बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नारा किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का। इंपॉर्टेंट है, कल आपको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। डू और डाई का नारा इसी में गांधी जी ने दिया था। अभी आपको हमने बताया कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध है? खेतड़ी। कौन पसंद है? खेतड़ी, ठीक है। ये कहां पे है? राजस्थान में। कोयला के लिए कोरबा और झरिया। कोरबा और झरिया ये प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिखा गया है? आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसको किसने गाया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाया था, याद रखिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किस घटना में उठाया गया था? तो आपको पता है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी दौरान लाला लाजपत राय और उनके साथी इसका विरोध कर रहे थे। इसी दौरान ये नारा दिया गया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में। ये इसका गठन 1927 में हुआ था। और ये भारत कब आया था बेटा? तो 1928 में आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो वनीकरण से संबंधित है। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। इससे संबंधित सभी पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध वाले क्षेत्र में बाबा रामचंद्र जी के साथ मिलकर किसान सभा का गठन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहां पे? गुजरात में, याद रखिएगा, नर्मदा नदी में बना हुआ है। मैप वाले पोर्शन से आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बंगलुरु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा? बंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। कहां की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। कहां की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए, ठीक है। दिल्ली से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? दिल्ली में, याद रखिएगा, ओके। 1942 के आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अरुणा असफ अली ने दिया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का नारा पर्यावरण स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने दिया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। इन्होंने ही चिपको आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1973 में चलाया था। कहां चलाया था? तो उत्तराखंड में चलाया था। कहां चलाया था? उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है चमोली, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? ठीक है, तो बेटा जो मान्यवर कांसीराम है ये बहुजन समाज पार्टी के क्या है? संस्थापक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई थी। और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। कैसी पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में 2025 तक, मार्च 2025 तक भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब आपका एक काम है कि राष्ट्रीय पार्टी होने की क्या क्या क्राइटेरिया है वो पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से बनता है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था? 1932 में हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। ओके,
ज्योतिबा फूले जी से एक क्वेश्चन बनता है कि गुलामगिरी के रचनाकार कौन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले। ये भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे, याद रखिएगा। जल संरक्षण से संबंधित नारा है जल जीवन मिशन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग कौन करता है, विश्व बैंक करता है। कौन करता है बेटा, विश्व बैंक करता है। यूएनडीपी क्या करती है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो बेटा 1970 में की गई। कब की गई, 1970 में की गई, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के द्वारा। और इनके लिए इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 2006 में। 1956 में क्या हुआ था, 1956 में श्रीलंका में सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का, राजकीय भाषा का क्या मिल गया था, दर्जा मिल गया था, याद रखिएगा, ओके। 1980 में क्या हुआ, तो बीजेपी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी, बीजेपी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बीजेपी किस की विचारधारा क्या है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसकी विचारधारा है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो याद रखिएगा 22। और ये 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो बेटा गांधी जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, गांधी जी के द्वारा की गई, याद रखिए। गांधी जी से हमने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए शुरुआत में। करा है कोयले की सर्वोत्तम किस्म है, तो बेटा ए फॉर एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा जो कोयला है वो कौन है, एंथ्रेसाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे है बिटुमिनस, फिर तीसरे नंबर पे है लिग्नाइट और चौथे नंबर पे पीट, ये क्रम से है, सबसे अच्छा ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पे ये। तो वही पूछ रहा है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट। अभी हमने इसकी दो खानों के बारे में बताया था, कोरबा और झरिया, कोरबा और झरिया, याद रखिएगा, ओके बेटा, मैप वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके उत्पादन में कौन, उड़ीसा नंबर 1 पे है, या उड़ीसा इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी बताया मैंने, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। बॉक्साइट उड़ीसा के लिए। सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान, सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान। प्राकृतिक गैस के लिए आपका बंबई बंबई हो गया, ठीक है, और आपका असम वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो सतत पोषणीय विकास से है। किससे है, सतत पोषणीय विकास से। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। कहां हुआ, ब्राजील में हुआ। ब्राजील के किस शहर में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र का न होना पहली चुनौती, दूसरा धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव दूसरी चुनौती, तीसरा वंशवाद अर्थात परिवारवाद। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी समस्या है, इसके कार्यों को पढ़ लीजिएगा आप। कह रहा है बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों का प्रतिशत क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका प्रतिशत था बेल्जियम में 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे और 1% कौन थे, जर्मन थे आपको, ठीक है। अब बेल्जियम से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम एक विकसित देश है। कैसा देश है, विकसित देश है। बेल्जियम ने श्रीलंका की तरीके नहीं किया था, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई और सामुदायिक सरकार का गठन किया, ठीक है। अर्थात जो वहां पे बहुसंख्यक थे उनको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी, चाहे अल्पसंख्यक को चाहे बहुसंख्यक को, सभी को बराबर प्राथमिकता दी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59%, 40% और 1%। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं, क्या जायद, खरीफ, रबी, नहीं, ये रबी फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। रबी फसलें क्या होती है, रबी फसलें वे फसलें होती हैं जो बेटा सर्दियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है और 5 से 6 महीने बाद काट ली जाती है। सर्दियों मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी फसलें होगी, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सभी कैसी फसलें हैं, रबी फसलें, ठीक है। खरीफ फसलें क्या होती है, जिनको हम लोग मानसून के सीजन में या
बरसात के समय बोते हैं अर्थात जून जुलाई के समय बोते हैं, उनको क्या कहेंगे हम लोग? उनको क्या कहेंगे बेटा? खरीफ फसलें होंगी। हालत कब खराब होगी हम लोगों की? गर्मी में खराब होगी, है ना? तो जून जुलाई के समय इनको बोया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है? ठीक है, तो जो सबसे अच्छा लोहा होता है बेटा वो मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें 70% के आसपास लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से सबसे अच्छा लोहा कौन है? मैग्नेटाइट है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो बेटा एंथ्रेसाइट, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसकी जो पेटियां हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक दो जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन राज्य है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बेटा थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अच्छा, ये हमें मिलेगा कहां मोनाजाइट? तो केरल के तटीय क्षेत्रों में हमें मिलेगा। कहां मिलेगा? केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग है? जो सीमेंट उद्योग है ये खनिज पर आधारित उद्योग है। बाकी रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, ये सभी कृषि पर आधारित उद्योग है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जूट के उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बेटा पश्चिम बंगाल और बिहार प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? जूट के उत्पादन के लिए। रबड़ के उत्पादन के लिए अपना केरल। ओके, इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 वो समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ओके, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन बनाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।